नमः संस्कृताय शुभ संध्या। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण और संधि प्रकरण में आपका पहला संधि भाग होगा स्वर संधि। जैसा कि आप जानते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि दो वर्णों का मेल है। जहाँ पर दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है संधि। संधि तीन प्रकार की है, सभी जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है और व्यंजन संधि को हल संधि, हलत संधि भी कहते हैं। इससे पहले जब आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे उसमें आपने देखा था जो शुरू के चार सूत्र थे, अयोन, ऋलिक, एयों और अयोन, जो आ से लेके चा तक जो प्रत्याहार बना था अच प्रत्याहार, और अच प्रत्याहार में सारे के सारे क्या थे, सभी स्वर थे। इस कारण से स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। ठीक है, अगर परीक्षा में अगर आता है कि स्वर संधि का अन्य नाम क्या है या स्वर संधि को और अन्य किस नाम से जानते हैं, तो हमारा उत्तर होगा अच संधि। ठीक, दूसरी संधि है आपकी व्यंजन संधि। जैसा कि नाम है इसका व्यंजन, यानी कि धन से पहले जो भी वर्ण होगा वो किस रूप में होगा, व्यंजन, यानी हलंत लिए हुए, आधी तिरछी रेखा लिए हुए, इसलिए इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि की सबसे अच्छी पहचान है दो बिंदु, जो दो बिंदु धन से पहले दिखाई दें वो किसी और में परिवर्तित, सा या रा दो वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं, उस संधि को कहेंगे विसर्ग संधि। तो आज हम जो पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं आपको मैं एक बार बता देती हूँ। स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि का पहला भेद है आपका दीर्घ संधि, ठीक, और दूसरा भेद है आपका गुण संधि, तीसरा है आपका वृद्धि संधि, चौथा है आपका अयादि संधि, पांचवी है आपकी यण संधि, छठी है आपकी पूर्व रूप संधि, और सातवीं है आपकी पर रूप संधि, और अंतिम और आठवीं है आपकी प्रग्रह संधि। कुल मिला के आप लोगों को ये 8 स्वर संधि के भेद के अंतर्गत पढ़नी होगी, और इन्हीं संधियों के अंतर्गत से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो कि संधि के कभी ऐसा नहीं आएगा कि स्वर संधि के कितने भाग हैं, ऐसा प्रश्न नहीं बनता है। संधि या तो संधि का नाम पूछा जाएगा, विच्छेद दे रखा होगा तो आपको शुद्ध विच्छेद भी पूछ सकते हैं, और आपके साथ एक संधि पद भी दे रखा होता है कि कौन सा उचित इस विग्रह के अनुसार, इस विच्छेद के अनुसार शुद्ध है वो बताना होगा। तो संधि कौन सी है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, यण, पूर्व, पररूप और प्रग्रह। आज जो हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। तो आज का टॉपिक हमारा दीर्घ संधि है। ये संधि आप लोगों को पढ़नी होगी। अब मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ। आपको आज हम सिखाएंगे स्वर दीर्घ संधि। स्वर दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार के सामने, आप लोगों को पता है कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, आ, ई, उ, री और ली। ये 5 वर्ण आएंगे आपके कौन से प्रत्याहार में, अक में। अब इन 5 प्रत्याहारों में अक प्रत्याहार आ गया सवर्ण, यानी कि आ के सामने आ जाए, ई के सामने ई आ जाए, उ के सामने उ आ जाए, और री के सामने री, और री के सामने री। जब इस प्रकार का सवर्ण हो जाए, यानी कि ठीक वैसे ही समान वर्ण आ जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, सवर्ण। कह रहे हैं कि अगर यदि अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण वर्ण आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, दीर्घ। यानी कि जब हम इनको क्या कर देंगे, सवर्ण वर्ण हो गए, तो यानी इसका क्या उत्तर हो जाएगा, दीर्घ में आ जाएगा आ, और इसका उत्तर होगा दीर्घ ई, और इसका क्या होगा आपका दीर्घ उ, और इसका उत्तर क्या होगा आपका दीर्घ री, यानी 2 टाइम्स आपको 2 बार करना। और लिरी का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि, क्योंकि लिरी जो है सदैव किसमें होती है, हिरिस में, तो इसका जो है दीर्घ नहीं होता है। तो आपको इन चारों के उदाहरण इस दीर्घ संधि में पढ़ने होंगे। आपने देख लिया, सूत्र के अकॉर्डिंग इसकी व्याख्या हो गई है। आगे देखिए, अब अगला है आपका इसमें पहला नियम। पहला नियम ये कहता है स्वर दीर्घ संधि का, यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद
दीर्घ या हिरिस आ कोई भी आ जाए, यानी कि अगर हिरिस के आगे दीर्घ आए या हिरिस आए तो परिणाम उसका क्या होगा, आ होगा। इसी प्रकार से ई या ई के सामने ई या ई आए तो परिणाम उसका दीर्घ ई होगा। उ या उ के सामने उ या उ आए तो परिणाम उसका दीर्घ उ होगा। री के सामने री आया तो उसका परिणाम दीर्घ री होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के उदाहरणों से आप लोगों को मैं आज ये स्वर संधि स्वर दीर्घ संधि को स्पष्ट करूंगी। तो कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हुए, देखिए कैसे। सपोज मैंने एक पहला उदाहरण लिखा रामावतार, ठीक। अब लिखा मैंने रामावतार। अब देखिए कहाँ पर है दीर्घ, राम एक शब्द ये हो गया और अवतार ये हो गया, दो शब्द मेरे पास आ गए। पहला क्या है, राम, ठीक। और राम में माँ में किसकी ध्वनि आ रही है, हिरिस आ की आ रही है, धन का चिन्ह लगाया हमने। फिर यहाँ पे लिखा है अ, तो आ से क्या हुआ यहाँ पे, अवतार, यानी राम अवतार, दो शब्द हमें मिल गए। माँ में आ की ध्वनि है और इसके बाद फिर से स्वर आ गया, यानी धन से पहले भी स्वर और धन के बाद भी स्वर, क्योंकि स्वर संधि की पहचान ही यही है कि धन से पहले भी स्वर होगा और धन के बाद भी स्वर होगा। इसी कारण से इसको कौन सी संधि कहा जाता है, स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए नियम क्या था, यदि हिरिस के बाद या आ के बाद आ जाए, नियम लग गया, आ के बाद आ गया तो परिणाम किसमें हो जाएगा हमारा, दीर्घ आ में। तो अब शब्द यहाँ पे क्या बनेगा, राम जो लिखा हुआ था यहाँ पे ये, इसमें क्या हो जाएगा, आ, यानी कि दीर्घ आ जुड़ जाएगा। तो अब इसे हम कैसे लिख देंगे, रामा, और अंतिम शब्द क्या हो जाएगा, वतार। तो पूरा क्या बन जाएगा ये, राम रामा वतार, ठीक। अगला उदाहरण देखिए, अगले उदाहरण में है जैसे दैत्यारी, ये परीक्षा में पूछा गया है दैत्यारी। कभी कभी इसमें थोड़ी सी उलझन हो जाती है कि यहाँ पे दो मात्राएं दिखाई दे गई तो इसे वृद्धि संधि के ऑप्शन में रख देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये देखिए कि यहाँ पे दैत्यारी में स्वर दीर्घ संधि हुई कैसे। प्रथम शब्द मेरे पास क्या है, यहाँ पर दैत्य है, ठीक है। अब दैत्य, दैत्य यानी राक्षस, दानव का पर्यायवाची है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, अरि, ठीक, कैसे, और अरि किसका पर्यायवाची है, शत्रु का, ठीक। अब या में किसकी ध्वनि आ रही है, अ, यानी कि या ऐसे है ये, ठीक। या में जब मैंने इसको व्यंजन में से स्वर अलग किया तो आ इस प्रकार से आएगा। और अगला वर्ण कौन सा है, आ। फिर से वही उदाहरण है, हिरिस के बाद हिरिस आ गया, परिणाम मेरा आ में ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए दैत्या क्या हो गया, जहां पर ये जो दा लिखा था ना या, इस या में अब क्या लग गया, धन, यानी कि दीर्घ आ हो गया। तो किस में हो जाएगा फिर ये, या में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दैत्या, अरि और दैत्य दो अलग अलग शब्द है। जब हमने इन दोनों शब्दों को जोड़ा, संधि की, यानी दो वर्णों में संधि की, तो शब्द क्या बना, दैत्या और दैत्यारी, ठीक है, दैत्यारी। तो दैत्यारी का मतलब होता है दानव और शत्रु, ठीक है। आगे देखिए, फिर है एक उदाहरण और रामाश्रय। देखिए अब यहाँ पे क्या है, राम धन आश्रय। अब इसका कैसे हुआ, अब देखिए राम में माँ में किसकी ध्वनि है, आ की। फिर यहाँ पे क्या आ गया, आ। अब यहाँ पे क्या आ गया, दीर्घ आ। अभी तक हिरिस आ रहा था, अब हिरिस के आगे दीर्घ आ गया। परिणाम तो हमारा दीर्घ संधि का दीर्घ ही होना है, चाहे हिरिस आए चाहे दीर्घ आए, तो परिणाम इसका दीर्घ ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम माँ, माँ में क्या हो जाएगा, आ, दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, रामा। और फिर ऑलरेडी यहाँ पर आ था ही, और फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, श्रेय। तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, रामाश्रय, ठीक। आगे देखिए, अब है दूसरा विद्याभ्यास। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि हम दो शब्दों को जब अलग करते हैं और उन शब्दों के अंत में और शुरुआत में धन से पहले, उसमें हम क्या निकालते हैं, स्वर। स्वर को अलग करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि इसमें संधि कौन सी हो रही है, ठीक है। तो अब विद्या में देखिए यहाँ पे अब दीर्घ आ इधर आ गया और हिरिस यहाँ चला गया, लेकिन परिणाम तो हमारा दीर्घ में ही आना है। तो ये विद्या पहले से ही यहाँ पर दीर्घ दे रखा है, तो और ऐसे करके हम और दीर्घ तो कर नहीं सकते, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि दीर्घ को और दीर्घ कर दिया जाए, दीर्घ अपने आप में ही दीर्घ है। तो विद्या ये रहा और अभ्यास यहाँ पर आ जाएगा, तो शब्द बन जाएगा विद्याभ्यास, ठीक है। विद्या धन अभ्यास, विद्याभ्यास। आगे देखिए, फिर है यथार्थ। ये परीक्षा में पूछा गया है यथार्थ, ठीक। और इसको मोस्टली जो है जो व्यंजन संधि के अंतर्गत कर लेते हैं, लेकिन ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये आपका स्वर संधि, स्वर दीर्घ संधि का उदाहरण है। प्रथम शब्द क्या आएगा हमारे पास, यथा, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा, अर्थ।
तो ये शब्द क्या बना हमारे पास, यथा अर्थ यानी यथार्थ। फिर यहाँ पे दीर्घ है और यहाँ पर ह्रस्व है, तो यहाँ पे दोनों को जब हम मिलाएंगे, जोड़ेंगे, संधि विच्छेद को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दीर्घ आएगा। तो क्या बनेगा, यथा अर्थ यथार्थ। यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है, जहां जहां देखिए आ रहा है तो आपको खुद ही पता लग रहा होगा संधि कौन सी है, यहाँ पर दीर्घ संधि है। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर है आपका यथार्थ हो गया, विद्याभ्यास भी आपने समझ लिया, दैत्यारी, ये जितने भी उदाहरण यहाँ से लेके यहाँ तक किए थे सब आ के थे। ठीक है, अ धन अ बराबर आ। अब है दूसरा ई का उदाहरण। तो अब देखिए श्री, हमेशा श्री पर बड़ी ई की मात्रा होती है, ई का रान, ठीक है ना, श्री। और उसके बाद यहाँ पे ईश। अब देखिए, अब यहाँ पे ईशः, हमेशा ईश्वर का है ये शब्द, ईश शब्द। परीक्षा में आपका इस तरीके से दे रहा, विच्छेद दिया हो सकता है ईश। ठीक है, दोनों में अंतर आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा, दोनों उदाहरणों में शुद्ध जो है वो ये है। हो सकता हो श्री एक ऐसे करके दे रखा हो, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे ईश यहाँ पर सही है तो श्री यहाँ गलत है, तो अब ये उदाहरण भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। शुद्ध कौन सा हुआ, श्री पर बड़ी की मात्रा आएगी और ईश पर भी बड़ी की मात्रा आएगी, यानी कि दीर्घ के सामने दीर्घ आया, परिणाम उसका क्या हुआ, दीर्घ ही हुआ। तो शब्द क्या बन जाएगा, श्री तो ऑलरेडी इसमें बड़ी मात्रा लगेगी और साथ में श और विसर्ग लगे हैं इसमें, तो क्या बन जाएगा आपका श्रीशः। ठीक है, सही। आगे देखिए, फिर है आपका आगे गौरीशः। अब देखिए गौरीशः में भी वही चीज है, शब्द क्या होता है, गौरी होता है, गौरी। ठीक है, ईकारांत है, ईकारांत स्त्रीलिंग। और फिर ईशा, जैसा अभी आपको बताया था ठीक वैसे ही लिखना है, गौरीशः। तो अब शब्द, और यहाँ पर पहले से ही बड़ी की मात्रा दे रखी है और तो दीर्घ करनी नहीं है, और ई मिलकर ई हो ही चुके हैं, फिर क्या बन जाएगा, श शेष रहा, तो बन जाएगा गौरीशः। रा में ई की मात्रा और यहाँ भी ई की मात्रा, और दोनों को मिलाकर भी ई हुआ, तो शब्द बना हमारा गौरीशः। फिर आगे देखिए, ये मैं वही उदाहरण लिख रही हूँ जो मोस्टली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इनको ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से तैयारी करेंगे। अब देखिए मती। अब जिन्होंने शब्द रूप याद किए संस्कृत में तो वो जानते होंगे कि मती में सदैव किसकी मात्रा लगेगी, छोटी, ये इकारांत है, इकारांत। और जो गौरी था वो इकारांत था। ठीक है ना, मती शब्द ऐसे लिखा जाता है, और इव ये रहा। ठीक है ना, इव। अब इसका सही, अगर जिसको नहीं पता ये इसका विच्छेद, तो वो क्या कहेगा, वो इसको ऐसे भी दे सकता है, मति धन इव, ये। और दूसरा क्या दे सकता है, अगर यहाँ पे मति कर देगा तो यहाँ पर ईव कर देगा। तो सही उदाहरण कौन सा होगा आपका, सही उदाहरण मतलब सही विच्छेद कौन सा होगा, ये दोनों ही विच्छेद गलत माने जाएंगे, क्योंकि शुद्ध रूप से मति धन इव मति। यहाँ पर छोटी ह्रस्व ई है जिसे, और उसके साथ भी ह्रस्व ही है, यहाँ पर भी ह्रस्व और यहाँ पर भी ह्रस्व, और दोनों को मिलाकर क्या हुई आपकी, दीर्घ हुई। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ता पे बड़ी की मात्रा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मती। ठीक, मतीव बड़ी की मात्रा है, उच्चारण में भी आपको मतीव बोलना है। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पे ठीक अतीव। अब मतीव की भांति ही क्या है, ये अतीव लिखा हुआ है। शब्द क्या होता है, अति, ये आप लोग जानते हैं, बहुत अति कर दिया आप लोगों ने। ठीक है ना, कहते हैं ना बहुत अति कर दी है बोलने में, कक्षा में जब शोर बहुत होता है तो बहुत अति शोर, बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा के लिए शब्द क्या बोलते हैं, अति। और दूसरा क्या हो जाएगा, इव, क्योंकि इव संस्कृत में यहाँ पर अव्यय है, क्या है यहाँ पर, ये अव्यय। क्लियर, अति और इव दोनों ही शब्द मिलकर ता पर किसकी मात्रा लग जाएगी, बड़ी ई की, और ये इस प्रकार से शब्द आपका निष्पन्न होगा। ठीक है, अब हो गया। अब दूसरा रविंद्र, आपने देखा होगा हमारे कॉलेज में एक सर थे, तो उनको बुलाने के लिए रविंद्र बोलते हैं, लेकिन हमारा उच्चारण क्या है, वो गलत है, रविंद्र नहीं, हमें क्या उच्चारित करना चाहिए, रविंद्र। उच्चारण ही अशुद्ध है तो हम लिखेंगे भी गलत, तो हमारा जो उच्चारण होता है हम उसको इस तरह बोलते हैं, रविंद्र। ये क्या है, लिखा ही गलत है, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी शब्द नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे रविंद्र, रवि क्या है, इकारांत, इकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, यानी हरि और आपके जो मुनि हैं, कपि हैं, उसकी भांति रवि के रूप चलते हैं। रवि धन इंद्र, इंद्र सदैव हमेशा ह्रस्व ई लगता है, ह्रस्व ई। देखिए इसमें भी ई की है और इसमें भी ई है, और दोनों ही मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे,
क्योंकि ई के सामने ई आने पर उसका परिणाम क्या होना है, दीर्घ होना है। तो यहाँ पे शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे वा पर बड़ी की मात्रा लग जाएगी, किस पर, बड़ी की, और रा और आधा ना और द्र, तो क्या बन जाएगा ये, रवींद्र। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे है नदियम, ये परीक्षा में पूछा गया है नदियम। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, नदी, और फिर क्या लिखा है, यम। ठीक, अब आपको मालूम है नदी यहाँ पे क्या है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ईकारांत स्त्रीलिंग, नदी के रूप आप करिएगा, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। मैं अभी ये संधि प्रकरण खत्म हो जाए तो आपको शब्द रूप दोनों बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगी कि आपको कौन सी पंक्ति जो परीक्षाओं में पूछी जाती है उसको याद करना है। ठीक है, आप मेरा सहयोग कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कराऊंगी। भले ही ये परीक्षा के अंतिम दिन चल रहे हो, लेकिन मुझ पर विश्वास रखिए, जितनी आप इस क्लास को की उपस्थिति देंगे और इसे पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नदी शब्द हो गया, और उसके बाद यहाँ पे शब्द क्या हो जाएगा, इयम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दा में बड़ी की मात्रा है, फिर इसके आगे हिरिस्व आ गया, और उसका परिणाम तो हमेशा दीर्घ ही रहेगा, तो शब्द क्या बन गया, नदीयम। यानी यहाँ पे नदी तो पहले से ही था, जब इन दोनों में संधि हुई तो फिर क्या बना, नदी, और फिर क्या लिखा हमने, नदियम। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका नदियम के बाद महती इच्छा, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। इसे देखिए, महती, ठीक है ना, महती धन इच्छा। अब यहाँ पर भी देखिए क्या है, अब यहाँ पे बड़ी ई और यानी कि दीर्घ, फिर हिरिस्व, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बड़ी छोटी मिलाकर दीर्घ ही हुआ। ठीक है ना, अब यहाँ पे पहले से ही क्या लगी थी, बड़ी मात्रा लगी हुई थी, फिर यहाँ पे सिर्फ आधा च और छ, तो बन गया आपका महती इच्छा। ठीक है, महती यानी महान या बड़ी इच्छा, उसके लिए कहा गया है ये। उसके बाद देखिए, फिर है आपका कपीश। अब कपी, कपी अभी जैसे आपने इसके रवि लिखा था ना, ठीक इसी प्रकार से कपी, और फिर से ईश। ईश जहां पर भी आपको नजर आए, ईश का मतलब है आपको बड़ी ई की मात्रा के साथ ही उसको लिखना है, लिखने से मतलब उसको समझना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, कपी। अब यहाँ पे हिरिस ई आ गई, और यहाँ पर बड़ी हो गई, परिणाम हमारा बड़ी ई में ही रहेगा, तो क्या बनेगा, इस पा पर बड़ी की मात्रा लग जाएगी, और श और साथ में विसर्ग, तो क्या हो जाएगा, कपीशः। शब्द क्या बना, कपीशः, और कपीशः नहीं बोलेंगे, हम इसे उच्चारण करेंगे कपीशः। ठीक है, सही। आगे देखिए, आगे है परीक्षा। ये परीक्षा, परीक्षा में ही परीक्षा शब्द कई बार आया हुआ है। देखिए, परी, यहाँ पर कैसे आएगा, ये परी, ये ऐसे आएगा। ठीक है, परीक्षा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये ईक्षा। ठीक, तो क्या बना, यहाँ पे हिरिस के बाद यहाँ पे क्या आ गई, दीर्घ आ गई, और फिर क्या बना हमारा, परीक्षा। ठीक है, सही। आगे देखिए, ये तो अभी आपने देखे थे ई के उदाहरण, जितने भी ये सारे थे, ये सारे किसके थे, ई के उदाहरण। अब ऊ के देखिए, अब देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, रा पर एक मात्रा होती है, आपके शायद दो तरीके से परीक्षा में पूछा जाए। अब तो जैसे ये लिखा हुआ है ये, ठीक है, गुरु धन उपदेश, सही। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे होके गुरु यानी उकारान पुल्लिंग शब्द है, उकारान जैसे भानु है, गुरु है और शिशु है, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। तो यहाँ पर गुरु पे ऐसी अगर मात्रा नजर आए तो छोटे यानी हिरिस ऊ की है, उसके साथ में हिरिस आ गया, परिणाम तो हमारा दीर्घ में होना है। तो अब मैं इसको जब जोड़ूंगी तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, हल्का सा, देखिए बहुत डैश था, और फिर इसको ऐसे, ये मात्रा बड़े होगी, कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगी, और लास्ट में जब दोनों में संधि हो गई तो फिर उसके बाद लिख देंगे अगले वर्ण। तो क्या बन जाएगा हमारा, गुरुपदेश। हम इसे गुरुपदेश नहीं बोलेंगे, उच्चारण क्या करेंगे, गुरुपदेश। ठीक है, और एक उदाहरण हो सकता है ऐसे करके दे रखा हो कि इसका सही संधि पद क्या होगा, तो आपका ये गलत। रा पे जो अगर मात्रा अगर मुंह ऐसे कर जाए तो ये किसकी मात्रा है, छोटे ओ की, यानी कि हिरिस की, और अगर हल्का सा ही और इस तरीके से पूरी मुड़ी हो तो ये मात्रा किसकी हो जाएगी, यानी दीर्घ ऊ की। ठीक है, ये इस अंतर को याद रखिएगा जब इसका उदाहरण आए तो। आगे देखिए, आगे है आपका सूक्ति, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, सूक्ति। अब यहाँ पे देखिए, अब पहले तो ये देखिए यहाँ पे सूक्ति में संधि वाले जो पद हैं, संधि जिनमें हो रही वो है कौन कौन से, तो पहला है सु, क्योंकि सु उपसर्ग के रूप में। ठीक है, दूसरा क्या है, उक्ति यानी सुंदर उक्ति, सुंदर कथन, सु मतलब सुंदर यानी अच्छा, शोभन,
तो यहाँ पे सु यहाँ पे क्या है, उपसर्ग के रूप में उक्ति यानी कथन है, तो यहाँ पे ह्रस्व के आगे ह्रस्व आ गया, तो परिणाम हमें दीर्घ में ही देना है। तो जो सा पर छोटे की मात्रा थी वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, दीर्घ में, क्योंकि संधि कौन सी है हमारी, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का फिर यहाँ पे बड़े ओ कर दी और लास्ट का अंतिम वर्ड ये लिखे, तो बना सूक्ति। ठीक है, परीक्षा में पूछा गया है इसलिए आप लोगों को बहुत क्लियर बता रही हूँ। इसका विच्छेद, एक तो इसका विच्छेद बहुत ढंग से देखिएगा कि इसका शुद्ध और उचित विच्छेद क्या है और उचित संधि पद क्या है, दोनों पे दृष्टि डालिएगा। फिर आगे एक उदाहरण है लघुत्पत्ति। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, लघुत्पत्ति। अब शब्द कौन सा होता है, आपने देखा होगा लघु जो है उकारांत है, क्या है ये, उकारांत, लघु। ठीक है, वैसे तो ये विशेषण है, विशेषण में अगर बात करूं लघु है तो विशेषण, लेकिन उकारांत। कभी भी लघु ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे नहीं लिखा होता, ठीक है ना, लघु कभी भी ऐसे नहीं लिखा होता। और उत्पत्ति किस प्रकार से लिखा जाएगा, क्योंकि अपने आप में पूरा शब्द है, तो लघु धन उत्पत्ति, तो क्या बन जाएगा, लघुत्पत्ति। ठीक है, सही, यहाँ पे ह्रस्व उ आ गया और यहाँ पर भी ह्रस्व उ था और परिणाम किस में आया, दीर्घ उ में आया। ठीक, आगे एक उदाहरण और है, जैसे सिंदूर में। अब चाहे देखो सिंदूर में, अब बताइए सिंदूर में कौन से दो शब्द हैं, जो जानते हैं वो बताएंगे। सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी का नाम तो आपने सुना ही है, तो सिंधु तो ये हो गई। ठीक है, और दूसरा क्या है, ऊर्मी। ऊर्मी का अर्थ सभी जानते हैं, जिन बच्चों को मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ वो बताएंगे अवश्य। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर। ठीक है, क्योंकि आपकी प्राइमरी टेट में शब्दों के अर्थ भी पूछे जाएंगे। अगर ऊर्मी आता है तो ऊर्मी का अर्थ क्या होता है, लहर होता है। अब यहाँ पे सिंधु है, सिंधु शब्द में अब धा में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब धा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये बड़े ऊ की मात्रा के साथ चला जाएगा, तो शब्द क्या, सिंधूर, और उर्मी ये आ गया, तो शब्द बन जाएगा सिंधूर्मी। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर वो जैसे मैं यहाँ पे लिखूं भानूर्जा। ठीक है, क्या लिखा मैंने, भानूर्जा। शब्द क्या है, भानु यानी कि सूर्य का पर्यायवाची, और दूसरा शब्द क्या है, ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा। तो भानु में ह्रस्व है और यहाँ पे दीर्घ है, और दोनों ही मिलके क्या बन जाएंगे, दीर्घ बन जाएंगे, तो शब्द क्या बनेगा, भानूर्जा। ठीक है, आगे देखिए, तो ये सारे जो भी ऊपर उदाहरण लिखे थे और जो मैंने अतिरिक्त बताए वो किसके थे, ऊ के थे। एक है शब्द और, ये परीक्षा में पूछा गया था, इसे मैं फिर से आपके सामने ये लिखा है आपके सामने, साधुचु। अब बताओ इसमें कौन सी संधि है, आप बताइए, कौन बताएगा इसे, साधुचु। ये संधि का उदाहरण है। शब्द फिर से साधु, उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो मेरे पास प्रथम शब्द क्या आया यहाँ पे, साधु, और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, ऊंचू लिखा है। ऊंचू किसे बोलते हैं, आपको कहने को। ठीक है, ऊंचू किसे बोलते हैं कहने को, जब कोई बात कही जाती है, साधु ने कहा। अब यहाँ पे ऊ और यहाँ पे दीर्घ ऊ, देखने में संधि पहचानने में थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन ध्यान रखना जहाँ पे दीर्घ ऊ नजर आ गया है तो समझ लेना। और दीर्घ ऊ कहाँ पर होगा, जहां पर विच्छेद हो रहा होगा। ये नहीं कि दीर्घ ऊ कहीं भी आपको नजर आ गया और आपने कह दिया ये दीर्घ संधि, ऐसा नहीं। जहां पर दीर्घ ऊ, दीर्घ ई और दीर्घ आ नजर आए तो पहले उस वहां से उस शब्द को तोड़ना, और तोड़ने के बाद जब दो शब्द हमारे पास आ जाए तब बताना, या तब उस चीज को मानना कि वहां पे संधि ये वाली है। तो यहाँ पे साधु धन ऊंचू, साधु, तो यहाँ पे जब हमने दोनों को जोड़ा तो शब्द क्या बना, साधु, और लास्ट में चुहु, तो यानी साधु चु, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये तो सारे आप, मैंने भी आपको जो आ, ई और ऊ के उदाहरण पढ़ाए हैं। आगे देखिए री का उदाहरण। री के उदाहरण में क्या है, पितरी। ठीक है, यानी कि ये जो री है, री यहाँ पर जो मैंने दिखाई थी, ये री किसके रूप में आ गई, एक मात्रा के रूप में, क्योंकि स्वर है, ये भी स्वर है सारे के सारे, है ना। तो यहाँ पे री किस रूप में, मात्रा के रूप में इस प्रकार से दिखाई देगी। और यहाँ पे फिर से री आना है तो यहाँ पे ऋण के रूप में आ गई, ऋणम। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको हमें दीर्घ करना है, क्योंकि नियम तो यही कह रहा था कि यदि री के बाद री आता है तो वो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है ना, तो परिणाम किस में आएगा, आपको ये 2 टाइम्स नजर आएगा इस तरीके से, ये डबल। तो अब पितृ क्या होगा, जो हमने एक बार ये मात्रा लगाई थी री की, अब इसको 2 बार कर देनी है, इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। ठीक है, 2 बार, और लास्ट का ये
ये इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से मात्री लिखा हो तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार के कोई और उदाहरण दे रखे हो 2 बार, तो आप समझ लेना कि यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 बार लिखना है। अच्छा, तो ये उदाहरण हो गए री के। मातृणम है, पितृणम है या रिद्धि है, कोई भी शब्द आ जाए यहाँ पर पितृरिद्धि, तो ये भी तब ऐसे बनेगा। सपोज आ जाए मातृधन रिद्धि। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर मातृ में जो री की मात्रा थी, यहाँ पर ये 2 टाइम्स हो जाएगी और ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा मातृ। सही, तो ये उदाहरण हो गए आपके सभी किसके, आपके स्वर दीर्घ संधि के। देखिए, यहाँ पर बड़े की मात्रा, यहाँ बड़े की मात्रा, यहाँ बड़े की मात्रा, यहाँ आ की मात्रा, यहाँ आ, यहाँ आ, यहाँ आ, यहाँ पे श्री पर बड़ी की मात्रा, रा पे बड़ी की मात्रा, ता पे बड़ी, सा पर, वी पर, नदी पर, ती पर, पी पर, री पर। तो जितने भी आपने यहाँ पे ये देखिए उदाहरण, ये जहां पर भी दीर्घ स्वर आ रहा है तो संधि कौन सी हुई, स्वर दीर्घ संधि। तो आशा करती हूँ कि आज आपने स्वर दीर्घ संधि को बहुत अच्छे से समझा होगा। मैंने मोस्टली आपको वो उदाहरण यहाँ पर करवाए हैं जो परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। उदाहरण और भी हैं, आप अभ्यास कीजिए, देखिए उन्हें कि कौन कौन से और उदाहरण हैं। जितना आप उदाहरण के देखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, संधि उतनी ही आपको बहुत अच्छी तरीके से आएगी। आप सभी ने आज स्वर दीर्घ संधि को समझा और आशा करती हूँ इसका आप समय कम है, आप इसको और अभ्यास में लेकर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों की एक दूसरे को पूछेंगे, बताएंगे और अधिक से अधिक पेपर्स को सॉल्व करेंगे, तो आपका निश्चित रूप से परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पूर्ण रूप में शुद्ध और सही होगा। आशा करती हूँ आज की कक्षा आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।